हेलो दोस्तों, आगामी परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत अधिकारी की होने वाली है, जिसकी भर्ती के लिए आवेदन 2023 में आया था और हाल फिलहाल में अभी कल इसके लिए जो है मेन एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो वैसे तो मेरा चैनल ब्लॉग का चैनल है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि लाओ इसको वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जो कि मेरे पर्सनल नोट्स से है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेबस में उत्तर प्रदेश से संबंधित सारी बातें हैं। तो पंचायती राज सिस्टम जो भी उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है उससे संबंधित है, जो भी पंचायती राज का इतिहास रहा है खुद का उससे भी संबंधित है। तो हम सबसे पहले इस बात से स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखी है पंचायती राज सिस्टम। 2-3 पॉइंट है जो आपको शुरू में जान लेने चाहिए। जैसे लिखा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सभी जानते हैं ये, इसका दूसरा नाम भी यही है। पंचायती राज सिस्टम का दूसरा नाम है स्थानीय स्वशासन। ये एक प्रकार का शासन का अंग है, ठीक है। ये अवधारणा कहाँ से आई? ये कैसी अवधारणा है? ये एक गांधीवादी अवधारणा है, ठीक है। और बॉटम लेवल की है, मतलब डिसेंट्रलाइज है। तो ये वाला पॉइंट हो गया डिसेंट्रलाइज है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो जब हम अपने भारतीय संविधान के, जबकि हम जानते हैं भारतीय संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं। मैंने कहा लगभग क्योंकि ज़्यादा भी हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, इस 12 अनुसूचियों में से हमको एक अनुसूची मिलती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवादी अवधारणा के अंतर्गत हमें निर्देशित किया गया है, मतलब राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वह क्या करेंगे, ग्राम पंचायत का गठन करेंगे, ठीक है। ये पता चल गई बात। अब ये पार्ट 9 में हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें डिस्कशन मिलेगा और प्रोविज़न मिलेगा पंचायत से संबंधित। अब ये पार्ट 9 जो है ऐड हुआ है बाद में। पहले हमारे पास जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो हमारे पास केवल 8वीं अनुसूचियाँ थी, बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सारी अनुसूचियाँ आ गई, अनुसूचियाँ भी आ गई। अब भाग भी जो है एक भाग में डाल दिया गया है। तो ये रहा पार्ट 9। पार्ट 9 में पंचायत की व्यवस्था है। पार्ट पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है, 9A नगर निगम से संबंधित है, 9B सहकारी समितियों से संबंधित है, ठीक। अब आगे देखेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा हमें 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, जहाँ से 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग साथ में 9th पार्ट जोड़ा गया था। ये दोनों चीज़ें जो है जोड़ी गई थी। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब इसके बारे में डिटेल में बातें और आगे पता चलेंगी, अभी बेसिक बातें हैं। आगे चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम इतिहास पढ़ने पे आते हैं तो हिस्ट्री का डिवाइडेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से किया है, लेकिन सर्वमान्य यही है कि हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में हम डिवाइड करके देखते हैं। तो एंशिएंट में जब जाते हैं तो हमारे पास पाषाण काल मिलता है, उसके बाद हमारे पास प्री हिस्टोरिक एज है, फिर जो है प्रागैतिहासिक काल जिसको हिंदी में कहते हैं, फिर ऐतिहासिक काल है, तब जाके कहीं सिंधु सभ्यता चालू होती है। मतलब उसी के कॉम्बिनेशन में ये सब है, सारी बातें नवपाषाण काल में संबंधित हैं, नवपाषाण काल से। तो वहाँ पे हमें एक सिविलाइजेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन।
सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, चूँकि हम पढ़ रहे हैं पंचायत के बारे में, तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जो कि ये सिविलाइजेशन पूरी की पूरी क्या थी, शहरी सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, शहरी सिविलाइजेशन, शहरीकरण था। तो जाहिर सी बात है, शहरीकरण था तो हमें पंचायत जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, तो ये पोर्शन हम छोड़ देंगे। फिर हम अगले पोर्शन पे चलते हैं। तो हमें उसके बाद ही जो कि वैदिक क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता को हम जनरली मानते हैं 2350 से 1750, कहीं कहीं 2500 से 1500 BC, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो उसमें 1500 से, अब यहाँ पे आ गया 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के समय को हम वैदिक एज देखते हैं। फिर इसी वैदिक एज पे 1000 से लेकर 600 BC तक हमें मिलेगा पोस्ट वैदिक एज। इस वैदिक एज में दो पार्ट है, 1500 से BC से 600 BC तक। ये पूरे पार्ट को एक तरह से 6 इधर और 5 इधर, 1100 साल, तीन में दो चीज़ें हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल को हम देखते हैं, जिसको वैदिक एज कहते हैं। वैदिक एज पूरी की पूरी जो है ग्रामीण सभ्यता है। जब ये ग्रामीण सभ्यता है तो जाहिर सी बात है हमें पंचायत से संबंधित कोई संस्था मिलेगी। तो पंचायत तो चलो शब्द नहीं मिलता, लेकिन हमें एक विधत नाम का शब्द मिलता है। ठीक है, इसका जो है ऋग्वेद में उल्लेख है लगभग 122 बार। और ये कैसे संबंधित है, विधत संबंधित थी, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य व्यवस्थाओं से संबंधित थी। और यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों का समान भागीदारी, विधत में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी थी। ऋग्वेद में इसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। और ये जो है विधत सामाजिक, धार्मिक और सैन्य से रिलेटेड संस्था मानी जाती थी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सभा। तो सभा के बारे में हमारे पास पॉइंट है कि सभा जो है ऋग्वैदिक काल में 8 बार यूज किया गया है, शब्द इस्तेमाल में आया है। और इसमें भी जो है फीमेल पार्टिसिपेशन था, वो भाग लेती थी। ये भी रिलेटेड था गांव के संबंध में, राजनीतिक न्याय और मिलिट्री वर्क, इस सबसे भी संबंधित था। सभा और विधत, इन दोनों में अंतर यही है कि सभा जो है ये एक तरह से कॉमन पीपल वाला था, जैसे यहाँ लिखा है। ये इसकी चर्चा जो है हमें पोस्ट वैदिक एज में मिलती है, उत्तर वैदिक काल में भी। लेकिन यहाँ पे फीमेल का पार्टिसिपेशन एंड कर दिया गया था, जबकि हम जानते भी हैं कि उत्तर वैदिक काल में फीमेल का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। अब सभा में जो महिलाएं होती थी उनको सभावती कहते थे, और सभा के जो हेड थे उसको सभापति कहते थे। सभा को कोई हेड कर रहा होगा, जो सभा का अध्यक्ष होगा उसे सभापति कहते थे। ये जनरली जो है सामान्य लोगों की संस्था थी, और ये लगभग सीनियर सिटीजन में ज़्यादा रहते थे। ऋग्वैदिक काल है, नए लोगों को ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं, इसलिए सभा को ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ही क्या संचालित किया करते थे। साथ में ये भी है कि सीनियर सिटीजन संचालित करते थे, तो ये जो है हमारे वर्तमान के राज्यसभा के इक्वल है। चलिए आगे हम देखते हैं समिति के बारे में। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख है। ठीक है, 9 बार उल्लेख है। ऊपर क्या था, 8 बार उल्लेख था, उसके ऊपर क्या था, 122 बार उल्लेख था। विधत, सभा और समिति, 3 बातें हमें पता चली। ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। समिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कॉमन लोगों का था, जनसाधारण की सभा। इसको विश्व भी कहते हैं। इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि समिति मतलब नॉर्मल लोगों का, और सभा मतलब सीनियर सिटीजन, और विधत मतलब कि मिलिट्री और सैन्य और इस तरह से संस्था थी। नोट ये है कि हमें एक बात दिखने मिलती है अर्थवेद में मिलता है कि सभा और समिति दोनों के दोनों प्रजापति की पुत्रियां हैं। तो सभा समिति दोनों प्रजापति की पुत्रियां। ये प्रजापति कौन है, प्रजापति एक तरह से राजा को संबोधित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसी ऋग्वैदिक काल में हमें गण भी मिलता है। गण को क्या बताया गया है, गण को बताया गया है कि गण जो है
गढ़ के लिए गणपति होता था जो कि उसका अध्यक्ष या उसका हेड होता था। ये एलाइट पीपल है, मतलब कि एक तरह से ऐसे लोगों की संस्था है जो अपनी एक अलग स्थिति रखते थे, विशेष स्थिति रखते थे, उनकी सभाएँ हैं। तो ठीक है, हमें 4 सभाएँ पता चल गई। पहला पता चला हमें विदत, दूसरा हमें पता चला सभा, तीसरा समिति और चौथा गण। अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिलता है कि विदत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो सबसे पहली वाली संस्था थी तो वो ख़त्म कर दिया गया था, बाकी जो बातें थी वो लिखवा दी, वो पद हैं। अब हम आते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में भी हमें विलेज जैसा कोई संस्था देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि महाजनपद काल ही जो है जन से बना था जनपद, और जनपद जनपद मिलके महाजनपद बना था। तो जब महाजनपद की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि एक तरह का शहर है, सिटी है, इसलिए हमें ये जानकारी नहीं मिलती। अब मौर्य में आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। कहते हैं मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पश्चिम में उज्जैनी, ठीक है, और पूरब मध्य में पाटली, और तोसली जो है पूरब में। ये तोसली जो है उड़ीसा में है, ये बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, ये कर्नाटक में है, ये आज के पाकिस्तान में है। तो ये उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती, परासी और कलिंग। तब जैसे मौर्य समाज बहुत बड़ा था, एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य को बहुत सारे प्रांतों में बांटा था। 5 प्रांत हमने देखे यहाँ। इस पांचों प्रांतों में जो भी हेड हुआ करता था उसको कहते थे प्रशासक। अब ये प्रशासक जो है रिलेटेड टू किंग फैमिली, मतलब फैमिली से ही, राजा के परिवार से संबंधित होता था, जो प्रशासक कहलाता था। तो अब नीचे आते हैं मौर्य काल के बारे में। क्या देखा था यहाँ पर ऊपर हमने? मौर्य काल। अब मौर्य काल में मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन। अब यहाँ विभाजन है। अब जैसी बात है साम्राज्य है तो राजा होगा, तो ये हो गया सबसे ऊपर राजा, ठीक है। अब प्रांत थे 5 वहाँ पे देखा था हमने। तो प्रांतों में राजकुमार हुआ करते थे, जिसको हम कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे, ठीक है। अब प्रांतों को भी विभाजित किया गया था मंडल में। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य के नीचे जो है कहीं कहीं संभाग कहते हैं, कहीं कहीं मंडल कहते हैं, फिर मंडल के नीचे जिला है, जिला के नीचे फिर गांव है, और गांव के नीचे फिर ग्राम सभा है। ऐसे यहाँ पे विभाजन मिलेगा। केंद्र है, फिर प्रांत है, मंडल। केंद्र में तो चलो भाई साम्राज्य है, तो साम्राज्य का राजा ही जो है प्रमुख है। प्रांत में प्रमुख उसका परिवार का कोई भी बेटा होता था, वो होता था, जिसको कहते थे कुमार या आर्यपुत्र। प्रांत से नीचे मंडल, मंडल में जो प्रमुख होता था प्रदेष्ठा या प्रादेशिक होता था। मंडल से नीचे जिला, इसको जिला कहते थे, आधार कहते थे या विषय कहते थे। जिला या आधार कहो तो स्थानिक होता था, और विषय होता था तो भाई विषयपति होता था। मतलब ये तीनों नाम आए हैं यूज में। अब उसके नीचे जिला के नीचे स्थानीय आ गया। स्थानीय जो है 800 गाँव का समूह था। उसके बाद द्रोणमुख, ये 400 गाँव का समूह था। खारवटिक 200 गाँव का समूह था। संग्रहण 10 गाँव का समूह था। संग्रहण में जो 10 गाँव का समूह था उसको कहते थे गोप प्रमुख को। और मौर्यकालीन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम का जो प्रमुख होता था कहलाता था ग्रामणी। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी। ये हमारे काम की बात है, बाकी ऊपर वाली बातें आपके लिए सेकेंडरी हैं, बाकी ये काम की बात है। एक बार और देख लेते हैं कितने भागों में था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मौर्य साम्राज्य का जो हायरार्की था स्टेट्स का, वो लगभग 9 भागों में विभाजित था, टॉप टू बॉटम। अब एक बात पता चलती है, मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें मौर्यकालीन प्रशासन में नगर प्रशासन में 2 अधिकारियों की जिक्र मिलता है। कि मेगास्थनीज आया था, उसने देखा था एस्ट्रोनोमोई जो नगर का प्रमुख अधिकारी था। नगर का प्रमुख अधिकारी, जैसे आज के डेट में नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? किसी भी शहर का
प्रमुख अधिकारी डीएम होता है, समझ लो ये डीएम के बराबर है। और दूसरा एग्रोनोमोई, जो कि जिला एवं सड़क निर्माण अधिकारी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अधिकारी है एक तरह से समझो। जिले की सड़क हो गई और उसका निर्माण कराना हुआ, जिला अधिकारी या एवं सड़क निर्माण अधिकारी, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रो एग्रो, एस्ट्रो और एग्रो, एग्रो एग्रो मतलब कृषि एक तरह से, तो एग्रो जमीन पे होती है, तो जमीन यानी सड़कों का अधिकारी। एस्ट्रोनोमई कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। अब गुप्ता एज में आ जाते हैं, क्योंकि बीच का जो भी एज है वहाँ पे हमें पंचायतों जैसी संस्था कोई मिलती नहीं है। ऐसा कहते हैं कि गुप्ता एज में एक बात लिखी है कि ये जो है मोर डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विकेंद्रित सिस्टम किस काल में था, तो गुप्त काल में था। यहाँ भी प्रांतों में डिवाइड था, जाहिर सी बात है। टॉप पे कौन होगा? साम्राज्य के अंदर राजा। गुप्त राजवंश के अंतर्गत जो भी साम्राज्य था, साम्राज्य पे राजा रहता था। राजा के नीचे जो है प्रांतों में विभाजित था। इस प्रांत को अलग अलग नाम से जाना जाता था। प्रांत को या तो देश कह लो, प्रांत को या अवनी कह लो, या भुक्ति कह लो। अब इसका जो शासक होता था, यानी कि इसी प्रांत का जो मुख्य अधिकारी होता था, वो कहलाता था ऊपरिक। जैसे हमने ऊपर देखा था मौर्य काल में, वहाँ पे हमको आर्यपुत्र या कुमार मिलता था, यहाँ पे ऊपरिक मिल रहा है, जिसको प्रांत को या तो देश कहते थे, अवनी कहते या भुक्ति कहते थे। नीचे आते हैं, सीमांत प्रांत का प्रधान। गुप्त काल में कुछ प्रांत ऐसे थे जो सीमावर्ती प्रांत थे। तो सीमावर्ती प्रांत पे जो वहाँ का हेड होता था उसको कहते थे गुप्ता। गुप्ता एक तरह से गुप्तचर जैसा कुछ था, क्योंकि राजा चाहता था कि सीमावर्ती जो भी इलाके हैं वहाँ पे जो भी प्रधान है, जो हेड है वहाँ पे, वो हमें खबर देता रहे कि आस पड़ोस में क्या चल रहा है, एक तरह का गुप्तचरी का काम करता रहे मेरे लिए, इसलिए उसको नाम याद रखेंगे गुप्ता है। ठीक है, अब ये विभाजन यहाँ पे है, देश, भुक्ति, प्रांत, अवनी, ये सारे के सारे एक ही नाम है। ये सारे के सारे क्या है? एक ही नाम है। और ये जो एक ही नाम है, इनको कई जिलों में विभाजित किया गया था। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं। जिला को विषय भी कहा जाता है, यानी कि प्रांत, देश, भुक्ति, प्रांत, अवनी कह लो, उसके नीचे मिलेगा आपको सीधे जिला, उसके नीचे सीधे जिला मिलेगा। जिला को विषय कहा जाता था, जिला कहो या विषय कहो, इसके प्रधान को विषयपति कहते थे। क्या कहते थे? विषयपति। अब सहायता के लिए विषयपति, तो चलो ठीक है, जिले का जो प्रधान है उसको जो है विषयपति कह लिया। सहायता के लिए जो है विषय परिषद होती थी, उसके सदस्यों को महतर कहते थे। जाहिर सी बात है, ढेर सारे महतर होते थे, एक विषयपति होता था जो कि जिले में रहा करते थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। विषय अथवा जिला परिषद के प्रमुख अधिकारी। अब यहाँ पे जो सदस्य हैं उनको तो महतर कह लिया, और जिला का जो प्रधान है उसको विषयपति कह लिया। लेकिन वहाँ पे जिले में बहुत सारे अधिकारी भी रहा करते थे, जैसे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी क्या है? नगर श्रेष्ठी व्यापार का अधिकारी है। सातवाह व्यापारियों का प्रधान है। ये अधिकारी है, ये प्रधान है, यानी हेड है, ये जो ऑफिसर है। नगर श्रेष्ठी एक ऑफिसर है, सातवाह एक प्रधान है, हेड है। प्रथम कुलिक यानी कि प्रधान शिल्पकार, जो इस शिल्प का काम करता था उसमें जो हेड होता था उसको कहते थे। प्रथम कायस्थ यानी लेखक, जो राजा जिले में रहते हुए या विषय में रहते हुए क्या है, लेखक का काम करता था, एक तरह से लेखाकार, अकाउंटेंट का काम करना। अब गुप्त काल के स्थानीय प्रशासन, ये पूरा हायरार्की है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम देखेंगे। कहीं का भी हायरार्की हो, ऊपर तो सीधे साम्राज्य होगा, साम्राज्य में राजा होगा, प्रांतों में अलग अलग नाम चल रहे हैं। जिला को विषय भी कहते थे, तहसील होती थी जिले के नीचे, जैसे अभी देखते हैं हम, साम्राज्य, प्रांत, जिला, तहसील, बीच में एक पेठ आ गया है, फिर गांव है। तो जैसे ये स्ट्रक्चर तो हम आज भी देखते हैं, ये केंद्र हो गया, ये हमारे राज्य हो गए, राज्यों के अंदर जिला हो गया, जिले के अंदर तहसील हो गया, तहसील के अंदर गाँव हो गया, लेकिन यहाँ बीच में एक पेठ भी है। तो चलो एक बार और देखते हैं इसको। साम्राज्य है तो वही राजा है,
हेड उसका। प्रांत को देश अवनी अभूति कहते थे। इसका जो हेड है उसका छोड़ो अभी। जिला में जो विषय होता था विषयपति होता था। तहसील में वीथी कहते थे, तहसील को वीथी कहते थे। पेठ गांव की सबसे बड़ी इकाई थी। ये ग्राम जो है गांव की सबसे छोटी इकाई थी। अब मौर्यकालीन प्रशासन में गांव का जो प्रमुख था क्या कहलाता था? ग्रामणी। यहाँ पे क्या कहलाता है? ग्रामिक। ये जानने वाली बात है कि यहाँ पे ग्रामिक कहलाता है, वहाँ पे ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। हम कहाँ से चले थे? हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से चले थे। उसमें कुछ मिला नहीं हमें, तो हम आगे ऋग्वैदिक में देखा। ऋग्वैदिक से आगे बढ़े तो मौर्य काल में देखा। मौर्य काल से और आगे बढ़े तो हमने गुप्त काल में देख लिया। अब गुप्त काल से हम चलते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत को सभी युगों को सब मिला के कहते हैं संगम कालीन। और संगम कालीन की व्यवस्थाओं को देखेंगे। जाहिर सी बात है स्थानीय स्वशासन हमको पढ़ना है। नगर प्रशासन, संपूर्ण राज्य को मंगलम कहा जाता था। तो संगम कालीन जो भी राज्य थे उसको मंगलम कहते थे, जैसे चेर मंगलम, पांड्य मंगलम, चोल मंगलम। अब जब मंगलम था तो मंगलम मतलब एक तरह का राज्य का हेड भी है। तो जो राजा है, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये सब क्या है? उस जमाने के राजा हैं। तो राज्य है तो राजा है, जिसको मंगलम कहते हैं। मंगलम के नीचे नाडु होता था, मतलब जिला। और जिले के नीचे, जिला खुद एक नगर है लेकिन नाडु के नीचे उर। अब ये जो उर है, यानी कि हम डिवाइडेशन देख रहे हैं, मंगलम, नाडु, फिर उर। उर के नीचे हमें छोटा गांव, बड़ा गांव और प्राचीन गांव मुदुर कहलाता था, बड़ा गांव पेरूर कहलाता था, छोटा गांव सिरूर। तो पहले छोटा गांव सिरूर, बड़ा गांव पेरूर, प्राचीन गांव मुदुर। ठीक, आगे चलते हैं। अब जाहिर सी बात है दक्षिण भारत में तटीय इलाके ज़्यादा हैं, तो जो तटीय नगर थे उनको पत्तनम कहा जाता था। जैसे एक हमें मिलता है बंदरगाह नगर, जिसका नाम है पुहार। इसी को शायद कावरीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक है, पड़ोसी गांव, एक गांव के बगल वाला गांव, एक गांव के बगल वाला गांव, ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं, अभी भी देखते हैं हम। तो पड़ोसी गांव या नगर को पक्कम कहते थे। तो समुद्र किनारे वाले नगर को पत्तनम, अपने अगल बगल वाले गांव को पक्कम कहते थे। मुख्य मार्ग को सलाई कहा जाता था, यानी कि गांव में से और शहर में, गांव से शहर में जो सड़क जाती थी इसको सलाई कहते थे। गांव या नगर की गलियों को तेरू कहते थे। अब यहाँ पे भी छोटी छोटी गलियाँ होंगी अंदर, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होंगी, तो उसको तेरू कहते थे। अब चोल प्रशासन, ऐसा कहते हैं कि चोल प्रशासन की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो वर्तमान की भांति ही मिलती हैं। अब चोल साम्राज्य, जाहिर सी बात है चोल साम्राज्य एक तरह का राज्य है दक्षिण भारत का। वहाँ पर राजा है, तो जब राजा है तो राजतंत्र होगा, लेकिन राजतंत्र वंशानुगत भी था। वंशानुगत होते हुए ले निरंकुश नहीं था। राजा अपनी मनमानी से काम नहीं करता था, वो सबकी सलाह से काम किया करता था। और चोल साम्राज्य में जो वेतन दिए जाते थे वो नगद नहीं दिए जाते थे, भूखंड दे दिए जाते थे, यानी ज़मीन दे दी जाती थी कि ज़मीन दे दी आपको, आप ज़मीन को लेकर अपने क्रियाकलाप करो, हमें जो है टैक्स के रूप में पैसे या अनाज अदा करो। अधिकारियों की श्रेणी, चोल काल में अधिकारियों की श्रेणी में पेरुनंदम उच्च श्रेणी का अधिकारी, सुरुनंदम निम्न श्रेणी की, पेरू सिरु। अब यहाँ जो उच्च श्रेणी निम्न श्रेणी पेरुनंदम सिरुनंदम, तो यहाँ ऊपर आपने देखा होगा सिरूर छोटा, तो ये सुरुनंदम निम्न श्रेणी। ठीक है, पेरूर बड़ा गांव, यहाँ से पेरुनंदम उच्च श्रेणी। एक और नया मिलता है हमें, उसका नाम है उडनकुट्टम। राजा के आसपास रहने वाले लोगों को उडनकुट्टम कहते थे। अब औले, जो राजा के साथ रहकर राजा के आदेशों का मसौदा तैयार करता था, उससे कहते थे औले। औले नाडगम कहते थे, मसौदे की जांच करने वाला। सिंपल सी बात है, राजा है, कोई आदेश दिया, उस आदेश को प्रारूप तैयार किया। जैसे आज के डेट में किसी भी ऑफिस में, जैसे हमारे यहाँ ये ऑफिस है, हमारे ऑफिस में हमारा एक जो है जैसे क्या करते हैं,
जो भी आदेश दिया जाता है उस आदेश को जो है वो कंप्यूटर में टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद प्रिंट आउट निकालते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद एक व्यक्ति, जैसे मैं ही अगर हुआ या हमारे प्रिंसिपल सर हुए, तो एक व्यक्ति उसको देखता है और देखने के बाद वो पास होता है। तो ऐसे ही राजा ने एक आदेश दे दिया। राजा ने जब आदेश दे दिया तो औले क्या करेगा, उस आदेश को तैयार करेगा। तैयार करने के बाद औले नाडगम क्या करेगा, मसौदे की जांच करेगा। उस आदेश को देखेगा कि क्या सही है गलत है, सही आदेश निकाला है कि नहीं, उसके बाद उसको पास करेंगे। चलते हैं आगे। चोल स्थानीय स्वशासन। अब चोल स्थानीय स्वशासन में पूरा ऊपर से नीचे तक हम जब देखेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले राष्ट्र। ऊपर हम क्या देख रहे थे, साम्राज्य देख रहे थे, साम्राज्य देख रहे थे, राज्य देख रहे थे। यहाँ पे राष्ट्र मिल गया। तो राष्ट्रम है, फिर मंडलम है, फिर कोट्टम। कोट्टम कहो या वलनाडु कहो। वलनाडु मतलब फिर नाडु, नाडु कुर्रम, कुर्रम फिर गाँव। इसमें से दो सभी बातें याद रखनी। कितने स्तर हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्तर है लगभग 1 2 3 4 5 6 स्तर में ये बटा हुआ था। सबसे ऊपर राष्ट्रम, उसके नीचे मंडलम, मंडलम नीचे कोट्टम, कोट्टम नीचे नाडु, नाडु के नीचे कुर्रम, कुर्रम नीचे गाँव। अब नीचे से चलते हैं। गांव सबसे छोटी इकाई है। ढेर सारे गांव मिलके कुर्रम बनते हैं और कई सारे गांव मिलके कुर्रम बनते हैं। और जब ढेर और भी ज़्यादा गांव हो जाते हैं तो वो जिला कहलाने लगता है, मतलब नाडु हो गया वो। गांव से कुर्रम, कुर्रम से नाडु, नाडु से कोट्टम, कोट्टम से मंडलम, मंडलम से राष्ट्रम। इस कोट्टम को वलनाडु भी कहते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं गांव, कुर्रम, नाडु, वलनाडु, मंडलम और राष्ट्रम। ये पूरी ऊपर से नीचे तक हायरार्की है। अब चलो नीचे थोड़ी बातें हैं वो देख लेते हैं हम। तो सामान्य गांव को उर कहा जाता था, नगरों में सभा को नगस्तर कहा जाता था, जिले स्तर पर सभा को नोट्टर कहा जाता था, गांव स्तर की सभा को उरार, गांव स्तर की सभा को उरार, बड़े गांव को तंकुरम या तनियूर कहते थे। ठीक। अब दो महत्वपूर्ण सभाएं यहाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे हमने ऋग्वैदिक काल में देख लिया था, ऐसे यहाँ पे भी दो सभाएं मिलती हैं देखने को, उर और महासभा। सभा कहो या महासभा कहो, उर या महासभा। उर हो गया और महासभा। उर क्या है, सामान्य लोगों की संस्था, सभी ग्रामवासी इसमें शामिल होते थे। और उर सामान्य लोगों की संस्था है, जैसे आज का पंचायत है। और जो पंचायत, ग्राम पंचायत है, यानी ये सामान्य लोगों की संस्था एक तरह की ग्राम सभा हो गई, सभी ग्रामवासी शामिल। उर मतलब एक तरह का ग्राम सभा। अब उर के जो कार्य समिति थी, जैसे कि आज ग्राम पंचायत है, तो कार्य समिति को कहते थे आलू गणम या गणम कहते थे। अब सभा या महासभा, सभा या महासभा किसकी होती थी, तो यह लिखा अग्रहार में कार्य करती थी। अग्रहार का मतलब है कि ऐसा गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिया गया, ब्राह्मणों को दान में दिए हुए गांव में। तो ये कैसी संस्था थी, सभा या महासभा, ये विद्वान लोगों की संस्था थी। इसके जो कार्य समिति है, इस कार्य समिति को कहते हैं वारियम। तो हमारे पास जानकारी के लिए दो बातें हैं। पहली बात, वारियम क्या है, चोलकालीन प्रशासन के अंतर्गत सभा या महासभा की कार्य समिति। और चोलकालीन प्रशासन के अंतर्गत उर के अंतर्गत कार्य समिति का नाम आलूगणम या गणम। तो नीचे आते हैं तो यहाँ के निर्वाचन को देखते हैं। तो निर्वाचन में क्या है कि गांव को 30 वार्डों में बांटा गया है। जैसे कि अभी हमारे पास जैसा होता है वैसा वार्ड में हिसाब से बांटते हैं। अभी आगे देखेंगे। गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति। निर्वाचन कैसा होता था, उसका लॉटरी पद्धति से होता था। मतलब पर्ची डाला, पर्ची फिर निकाला, पर्ची देख लिया तो एक व्यक्ति चुन लिया गया। योग्यता क्या थी, बुजुर्गों की योग्यता थी, ऊपर भी हमने पढ़ा था। वरिष्ठ नागरिकों की संस्था थी। कौन वाली संस्था थी, सभा। समिति तो जनसाधारण की थी, सभा वाली वरिष्ठ नागरिकों की थी। ऐसे ही यहाँ पे योग्यता ज़्यादा है। और एक और योग्यता है कि उनकी ज़मीन होनी चाहिए लगभग 1.5 एकड़, 1/4 बेली या भूमि। वेद और भाषा का जानकार होना चाहिए, निजी आवास खुद का होना चाहिए। और कुछ लोगों को जो है वार्ड का सदस्य बनने का मनाही थी, जैसे अपराधी हो, चरित्रहीन व्यक्ति हो,
शूद्र हो और शूद्र के साथ रहने वाला उसका कोई दोस्त हो वो भी। कार्यकाल कितने का होता था? 360 दिन का होता था, लगभग 1 साल का, लगभग 1 साल का। महासभा सदस्य, जैसे ये महासभा है ना, इस महासभा के सदस्य को पेरुक्कल कहते थे और नगरम व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जैसे हमने मौर्य काल में देख लिया था कि व्यापारियों का हेड अधिकारी, व्यापारियों का एक प्रमुख, ऐसे यहाँ पर नगरम व्यापारियों की संस्था है। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है ऊपर, पूरा पूरा प्राचीन काल पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे।